तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन भी हम कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट लॉ से। अब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं ना। तो इसमें जो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ स्केलर। यानी सबसे पहले अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ स्केलर। स्केलर मतलब यहाँ पे स्केलर इन द सेंस न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से, है ना। तो इस बात का ध्यान देना, कोई उसके साथ यूनिट नहीं होगा, मतलब नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप ऐसे समझो कि लैम्डा इज द न्यूमेरिकल वैल्यू जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब देखो जैसे मान लीजिए कि आपने लैम्डा को मल्टीप्लाई किया, भाई ए वेक्टर है, वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करो न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो आपका बच्चों यहाँ पर एक नया वेक्टर आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू ए, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है कोई भी। उसके बाद एक्चुअली में लैम्डा की दो चीजों पे डिपेंड करता है कि बी का क्या होगा, है ना। तो वो दो चीजें क्या है लैम्डा की, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे चार्ट बनाकर। तो सबसे पहली बात तो लैम्डा का साइन इंपॉर्टेंट है। लैम्डा का साइन न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसमें पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, नेगेटिव साइन भी हो सकता है ना। नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और लैम्डा की पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो अगर लैम्डा का साइन पॉजिटिव हुआ फर्स्ट केस में, इफ लैम्डा हैज पॉजिटिव साइन, तो बच्चों क्या होगा, तो जो आपका बी वेक्टर है वो किसकी डायरेक्शन में होगा, मतलब बी की डायरेक्शन, मतलब बी का यूनिट वेक्टर और ए का यूनिट वेक्टर दोनों सेम होगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, वो तो लैम्डा की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है ना बच्चों। लेकिन साइन जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू का जो साइन है, अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो ए की डायरेक्शन है वही बी की डायरेक्शन है। तो ए की डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर, तो बी की डायरेक्शन भी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर। तो बी का यूनिट वेक्टर और ए का यूनिट वेक्टर सेम होगा। फिर सेकंड केस, अगर लैम्डा का साइन नेगेटिव हुआ तो सोचो बच्चों क्या होगा। अगर लैम्डा का साइन नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो इसकी ये डायरेक्शन चेंज कर देगा, मतलब जो ए की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका बी वेक्टर होगा। तो बी का जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर वो नेगेटिव ऑफ ए का यूनिट वेक्टर होगा। तो लैम्डा नेगेटिव होने से डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और लैम्डा के पॉजिटिव होने से डायरेक्शन सेम रहेगी, है ना। फिर वैसे यहाँ पर लैम्डा के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है ना। मैग्नीट्यूड मतलब जो पॉजिटिव उसका नंबर होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो पहला, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 1 हुआ, तो सोचो अगर लैम्डा ग्रेटर देन 1 हुआ जैसे 2, 5, तो ए वेक्टर से 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी ए वेक्टर की जो लेंथ होगी वो 5 टाइम्स हो जाएगी अगर लैम्डा 5 है। अगर लैम्डा 2 है तो 2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा हमेशा। मतलब यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है ये कि अगर लैम्डा ग्रेटर देन 1 है, लैम्डा का जो मैग्नीट्यूड है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से ज्यादा होगा। और कितने टाइम्स ज्यादा होगा, तो लैम्डा टाइम्स ज्यादा होगा। फिर सेकंड, अगर लैम्डा इक्वल्स टू 1 है तो भाई बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों इक्वल हो जाएंगे, उनका मैग्नीट्यूड दोनों कैसा हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा, है ना। अब लैम्डा का साइन अगर पॉजिटिव है तो दोनों इक्वल वेक्टर्स हो गए, और नेगेटिव है तो अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे, ठीक। फिर वैसे थर्ड केस ये भी हो सकता है कि लैम्डा का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 हो। अगर ऐसा है जैसे 1/4, 1/3, तो उतने टाइम्स इसकी लेंथ घट जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड घट जाएगा, मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम होगा।
तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से जब मल्टीप्लाई किया जाता है वेक्टर को तो क्या हो सकता है। तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके साइन पे डिपेंड करता है कि नया वेक्टर कैसा होगा, और उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि जिस वेक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया है उससे उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, कम होगा, सेम डायरेक्शन में होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मैंने आपको ये थ्योरी में सब कवर कर लिया है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर का क्या होता है वो हमने देख लिया है। अब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, है ना। तो उसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपके दो अलग अलग तरीके के रिजल्ट आते हैं। मतलब एक अलग तरीके से आप वेक्टर को, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, और एक दूसरा तरीका भी होता है। तो जो पहला तरीका है वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का, उसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसी को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट इसलिए नाम दिया गया है, इसमें दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो जो आपका रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है ना। तो दो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होगी, तो इसलिए हमें उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, और इसको रिप्रेजेंट डॉट से करेंगे। खैर अभी हम और आगे समझेंगे, पहले हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है ना, फिर हम उसको समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए आपका इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, आप साथ में लिखते चलो, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट the dot product of two vectors is equal to the product of magnitude of both vectors and the cosine of angle between the two vectors, तो ये डिफाइन किया गया इस तरीके से कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा, उनका प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड का और मल्टीप्लाइड बाई कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द देम, मतलब कॉस थीटा। जैसे कि यहाँ पर डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो बच्चों ये आपका ए वेक्टर है ना, और इस तरीके से आपका एक बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो थीटा है। तो क्या कहा गया है कि आप दो वेक्टर्स का जब प्रोडक्ट करेंगे उसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि बीच में डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो बीच में क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके मल्टीप्लाई को, दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई को जब आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको आप डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज ऑफ टू वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, है ना। मतलब इसको ऐसा ले लेते हैं, कैपिटल बी और ये कैपिटल ए, है ना। यहाँ पे लिख लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे स्मॉल लो चाहे कैपिटल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल ए वेक्टर डॉट कैपिटल बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और किससे मल्टीप्लाई करना है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब कॉस थीटा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बच्चों डॉट प्रोडक्ट। तो कॉस थीटा आप अगर करोगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी ए बी कॉस थीटा, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं ना। जो आपको डॉट, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ऐसा कहाँ यूज होता है, तो ऐसा कई कई जगहों पे यूज होता है। जैसे बच्चों आपने वर्क डन पढ़ा है, वर्क डन, तो आपने 9th में पढ़ा होगा एफ मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्चुअली में वहां पे ये डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ डॉट एस होता है वो, है ना। अब आप 11th क्लास में जब वर्क डन पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, बट इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो आपको वर्क देता है, और वर्क आप जानते हो स्केलर क्वांटिटी है।
तो जब भी दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो हम उस प्रोडक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, उसी को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं ना। तो जब भी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई जो हमें है वो हमें क्या देगा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो ये इसकी क्या हो गई बच्चों, डेफिनेशन, इसको आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसका अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो उसका क्या मतलब है वो भी हम समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका पास ए वेक्टर है और ये आपके क्या है बच्चों, बी वेक्टर है। अब आप जरा देखो, अगर आप बी वेक्टर का कंपोनेंट ए पे लो, आपको कंपोनेंट लेना तो आता ही है भाई, अगर बी वेक्टर का अगर कंपोनेंट आप ए पे लोगे तो ध्यान से देखो, ये कंपोनेंट है, एक ही डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा आप खुद बताओ। ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, बी वेक्टर का कंपोनेंट थीटा के साथ वाला, तो कितना है बच्चों, बी कॉस थीटा। तो ये जो कंपोनेंट लिया है मतलब बी का प्रोजेक्शन लिया है आपने, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर से लाइट गिराऊं, ऐसे लाइट गिराऊं, लाइट गिराऊं, तो लाइट गिराओगे तो इसकी जो शेडो है, बी की शेडो ए पर इतनी होगी जो उसका कंपोनेंट है, तो इसका मतलब बी का प्रोजेक्शन है ये कंपोनेंट, किस पर, ए पर, तो बी कॉस थीटा। और बी कॉस थीटा से आप ए का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डॉट प्रोडक्ट मिल जा रहा है ना। मतलब डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या है कि ए से आपने मल्टीप्लाई किया बी कॉस थीटा का, और बी कॉस थीटा को आप साथ में देखो तो बी कॉस थीटा है क्या एक्चुअली में, बी का प्रोजेक्शन ऑन ए, बी का प्रोजेक्शन ऑन ए। तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो डॉट प्रोडक्ट है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बी कॉस थीटा है क्या, बी कॉस थीटा बी का प्रोजेक्शन है किस पर बच्चों, ए पर, या फिर बी का कंपोनेंट है किस पर, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ए मल्टीप्लाइड बाई, मतलब यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करो तो आप क्रॉस और डॉट में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ए मल्टीप्लाइड बाई कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि जब भी हम किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर में प्रोजेक्शन लेते हैं तो उसका प्रोजेक्शन का जब मल्टीप्लाई किया जाता है उस वेक्टर के साथ जिसके अलोंग प्रोजेक्शन लिया गया है, तो वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है और उसी को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बी का प्रोजेक्शन ए पे ले सकते हो, अगर आप ए का प्रोजेक्शन बी पे लोगे तो भी यही आंसर आएगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका बी वेक्टर है मान लो, और बच्चों ये जो है ये आपका ए वेक्टर है ना, ऐसे मान लेते हैं। अब यहाँ से परपेंडिकुलरली यहाँ पर डालो आप, मतलब ऐसे लाइट गिराओ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी के, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, मतलब प्रोजेक्शन बनेगा, और ये एंगल थीटा है। या फिर कंपोनेंट लो, ए का कंपोनेंट अलोंग बी, तो ए का कंपोनेंट अलोंग बी कितना हो जाएगा बच्चों, देखो आप, वो ए कॉस थीटा होगा। ए का थीटा के साथ जो कंपोनेंट है वो ए कॉस थीटा होता है, कंपोनेंट तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब बी मल्टीप्लाइड बाई ए कॉस थीटा, मतलब जो आप पहले ए डॉट बी में कॉस थीटा को किसके साथ ले रहे थे, बी के साथ, अब उसी को आप इसके साथ लो, ए कॉस थीटा, मतलब ए कॉस थीटा को साथ में ले लो आप। तो ए कॉस थीटा है क्या, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट और इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है ये पॉइंट क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम उसकी डेफिनेशन और उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीख चुके हैं। अब डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको थ्योरी में कवर कर लाता हूँ, मतलब कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूँ, वो पॉइंट्स आप याद रखेंगे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और आगे आने वाले समय में जहां पे भी जिस चैप्टर में भी डॉट प्रोडक्ट यूज होगा उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज कर पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वर्कडन का केस है, ऐसे बहुत सारी जगह पर है जहां पे हमें डॉट प्रोडक्ट
करना पड़ता है। अब देखो, तो यहां पर अगर देखें हम नेक्स्ट पॉइंट पर, तो स्टूडेंट्स अब हम डॉट प्रोडक्ट में पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को समझ लेते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है वो हम समझ लेंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इसका क्या मतलब है? डॉट प्रोडक्ट जो है बच्चों वो कम्यूटेटिव है ना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होता है वो बहुत अच्छे से आप जानते हो, मैथ्स आपने पढ़ते आए हो। तो एक्चुअली में अगर आप सीक्वेंस चेंज कर दें, मतलब पहले अगर a डॉट बी निकालें और अगर आप b डॉट a निकालें, तो इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है ना। a डॉट b करें चाहे b डॉट a करें, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ए बी कॉस थीटा वो सेम आता है, इसलिए इसको कम्यूटेटिव है। कैसे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये बच्चों आपका a वेक्टर था और ये आपका b वेक्टर था। तो a वेक्टर और b वेक्टर, मतलब जब आप a डॉट b कर रहे हैं तो आप a से b की तरफ जा रहे हैं, तो आपने एंगल कैसा लिया बच्चों, a से b की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा। तो आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो आपने इसको लिखा ए बी कॉस थीटा। थीटा आपका प्लस में था। लेकिन जब आप b डॉट a कर रहे हो तो आप अपोजिट डायरेक्शन में आए, क्लॉकवाइज आए तो आपका थीटा नेगेटिव लिया जाएगा। तो बच्चों जब आप b वेक्टर डॉट a वेक्टर कर रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एंगल। लेकिन यहाँ पे थीटा लेंगे कि माइनस थीटा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अब एंगल रोटेट हुआ है, सेंस में ले रहे हैं, तो माइनस थीटा लेना चाहिए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही होता है ना। तो देखो बी डॉट ए और ए डॉट बी दोनों का रिजल्ट सेम आता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फिर सेकंड, जो डॉट प्रोडक्ट की खासियत है कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसका क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब जैसे कि आप अगर ऐसे करेंगे कि ए डॉट यहाँ पे बी प्लस सी है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस डॉट प्रोडक्ट को बी के साथ और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब आप इसी को ऐसे भी रिजल्ट ले सकते हो, ए डॉट बी कर लो और फिर ए डॉट सी कर लो और दोनों का सम कर लो, तो बात एक ही है। तो आपका प्लस या माइनस साइन के ऊपर जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जल्दी से बच्चों इसको नोट करो, फिर हम आगे प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो बच्चों दो पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन कर लिया, अब तीसरा पॉइंट डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। कई बार आपको एंगल पूछा जाता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, है ना। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का तरीका क्या है, तो डॉट प्रोडक्ट से बहुत इजीली निकल आता है। इसलिए कभी भी आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछा जाए तो मेरा आपको सजेशन है, मतलब ऐसा नहीं है तो आगे जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे उससे नहीं निकालेंगे, लेकिन आसान, बहुत आसान होता है वो एंगल निकालना बिटवीन द वेक्टर्स अगर आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करो, है ना। इसलिए मैं ये वाला पॉइंट इसमें लिखा रहा हूं। अभी क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आप और अच्छे से समझेंगे इस बात को। तो हमें ये पता है कि ए डॉट बी बच्चों ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहां से एंगल निकालना है तो कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं, आप डॉट प्रोडक्ट करो और उससे डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है उससे डिवाइड आप कर दोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो अभी हम सीख लेंगे, पहले हम थ्योरी डेवलप कर लें कि क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट, अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा जो है वो अगर 0 डिग्री हो तो क्या रिजल्ट आएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये आपका ए वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में आपका बी वेक्टर है, तो अब कोई प्रोजेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा का पूरा वेक्टर तो ए पे ही आ गया है। यानी कि
जो भी v वेक्टर है उसका मैक्सिमम प्रोजेक्शन कब हो सकता है a पर, जब वो पूरा का पूरा b a के अलोंग ही आ जाए। मतलब मैक्सिमम प्रोजेक्शन अगर b का a के अलोंग तब होता है जब दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 होता है। तो इसका मतलब अब जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी बच्चों। कैसी मिलेगी? मैक्सिमम। तो आपको डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। कब मैक्सिमम मिलती है? जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होता है। तो ए बी कॉस, और वैसे भी यहाँ पे कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा था ना कि डॉट प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट है, लेकिन कॉस थीटा तो कब मैक्सिमम होता है? जब 0 एंगल होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे जो आपको डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मिलेगी वो a मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो ये बच्चों आपका मैक्सिमम वैल्यू है किसका बच्चों? डॉट प्रोडक्ट का। तो याद रखिएगा 0 डिग्री एंगल पर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट मिलता है। तो बच्चों देखो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, अगर बच्चों आपको मैं बोलूं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब आपको किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है खुद के वेक्टर के साथ, मतलब ए का मल्टीप्लाई ए के साथ ही कर दो। तो आप सोचो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एंगल तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि a मल्टीप्लाइड बाई ए, तो वो तो सेम ही डायरेक्शन में आ गए दोनों, क्योंकि एक ही वेक्टर है ना। तो इसके लिए जो एंगल है वो तो हमेशा 0 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1। तो डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ, मतलब किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ हमेशा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखेंगे आप। किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ हमेशा आपको उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। फिर उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, अगर आपका थीटा जो है बच्चों वो 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? यानी यहां पे देखें a डॉट बी, तो ए बी कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है बताओ? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? a डॉट बी इज इक्वल टू 0। यानी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। इसलिए बच्चों आपने याद करो, आपने 9th में पढ़ा होगा कि जब किसी ब्लॉक पर फोर्स ऐसा, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है और फोर्स ऊपर लगे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होते हैं तो वर्क डन 0 होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट में होते हैं वर्क डन में। इसलिए जब वो 90 डिग्री में होते हैं तो वर्क डन 0 हो जाता है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही 0 होता है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। वो दोनों कैसे वेक्टर्स हैं? परपेंडिकुलर। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। फिर और आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ पॉइंट तक कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं 7th पॉइंट, है ना बच्चों। तो देखो 7th पॉइंट क्या बोलता है, जो हमने स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे ना उनके डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, तो देखो उनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा उसको समझते हैं। तो याद करो मैंने आपको बताया था ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है, और वाई के अलोंग जे कैप होता है, एक्स के अलोंग आई कैप होता है, और जेड के अलोंग के कैप होता है ना, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आई कैप डॉट आई कैप, मतलब आई कैप का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसकी क्या वैल्यूज होंगी सोचो आप। तो मैंने अभी आपको बताया किसी वेक्टर के खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है, मतलब आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? ये तो यूनिट वेक्टर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 1 देगा। तो आई डॉट आई कैप हमेशा बच्चों कितना होता है? 1। वैसे ही आप जे डॉट जे कैप करोगे तो भी 1 होगा, वैसे ही आप के कैप डॉट के कैप करोगे तो भी 1 होगा। तो इन तीनों की वैल्यू सेम है। आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, के डॉट के इज इक्वल्स टू 1। अच्छा अगर बच्चों मैं ऐसा करूं आई डॉट जे आई कैप डॉट जे कैप, तो देखो आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। और जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं
वो उनका रिजल्ट क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का, जीरो। तो आई डॉट जे जीरो हो गया। या फिर मैं बोलूं जे डॉट के, तो वो भी जीरो होगा। या फिर मैं बोलूं आई डॉट के, वो भी जीरो होगा। या फिर इसका उल्टा के डॉट आई, क्योंकि कम्यूटेटिव है तो वो भी जीरो होगा। के डॉट जे वो भी जीरो होगा, जे डॉट आई वो भी जीरो होगा, है ना। तो आप समझ गए कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है और किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो आई डॉट आई वन है, जे डॉट जे वन है, के डॉट के वन है, आपका आई जे का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, जे और के का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, और आई और के का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अब यहाँ पर अगर आप ये समझ चुके हैं तो एक चीज बहुत आसानी समझ सकते हैं, जो कि बड़ा यूज होने वाला है, डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। जो हमने रेजोल्यूशन पढ़ा था ना बच्चों, तो उस रेजोल्यूशन में आप डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं तो देखो कैसे रिजल्ट आते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ना। तो डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म में कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो उसको जल्दी से हम लोग करके देखते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, तो देखो बच्चों, जैसे मान लो आपका जो ए वेक्टर है वो आपका कंपोनेंट फॉर्म में है, तो उसका एक्स कंपोनेंट आई कैप है प्लस वाई कंपोनेंट ए वाई, वाई कंपोनेंट जे कैप है प्लस जेड कंपोनेंट के कैप है। तो देखिए बच्चों, आपने ए वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया, कितना, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और जेड कंपोनेंट दैट इज ए जेड के कैप। वैसे ही आप बी वेक्टर को भी कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ बी आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ बी जे कैप और प्लस जेड कंपोनेंट ऑफ बी के कैप। अब हमें ए डॉट बी करना है बच्चों, है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हम ए वेक्टर को पहले लिख लें पूरा, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट विथ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखो बच्चों, आप मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, इस पूरे का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर बाई वाले का पूरा तीनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर जेड वाले का, है ना। तो आप ब्रैकेट ओपन करो, इसको एक्सपांड करो, तो ए एक्स आई कैप का सबके साथ मल्टीप्लाई। तो देखो बच्चों, ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स। अच्छा, ए एक्स और बी एक्स क्या है, ये तो स्केलर क्वांटिटीज है। आई कैप जे कैप इसको वेक्टर बना रही है ना, मतलब ये तो मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड में डॉट करो क्रॉस करो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, वो तो सेम रिजल्ट देते हैं। स्केलर में डॉट और क्रॉस का कोई फंडा ही नहीं है, सेम रिजल्ट आता है। ये तो वेक्टर्स में दिक्कत है ना, तो वेक्टर्स में आई डॉट आई हो जाएगा, लेकिन ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपका ए एक्स इंटू बी एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, आई डॉट आई, है ना, ये आई डॉट आई डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर बीच में प्लस साइन, ए एक्स का मल्टीप्लाई बी के साथ, बी वाई के साथ, और ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, आई डॉट जे। देखो आई और डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पे जे, फिर प्लस जब इसको आप जेड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स इंटू बी जेड, और यहाँ पे आएगा बच्चों आई डॉट के, है ना। फिर प्लस साइन, अब आपको ए वाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों के साथ, तो क्या लिखोगे, ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई का कंपोनेंट, ए वाई का जो वेक्टर है वो जे कैप डॉट बी एक्स का आई कैप, प्लस ए बाई बी वाई, यहाँ पे जे डॉट जे आ जाएगा, वैसे ही आपका ए वाई बी जेड, जे डॉट के कैप आ जाएगा। उसके बाद फिर आप जेड वाले को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा आपका ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको के कैप डॉट जे कैप और प्लस ए जेड बी जेड, और यहाँ पे मिलेगा के डॉट के। अब आप ध्यान से देखो, तो कुछ भी हो, आई डॉट जे हो, जे डॉट आई हो, जे डॉट के हो, के डॉट जे हो, आई डॉट के हो, के डॉट आई हो, इन सब की वैल्यू तो बच्चों जीरो होती है। तो इसमें देखो कौन कौन निपट गया,
आई डॉट जे की वैल्यू 0 होगी, आपकी आई डॉट के की वैल्यू 0 होगी, जे डॉट आई की वैल्यू भी 0 होगी, जे डॉट के भी 0 होगा, के डॉट जे भी 0 होगा, के डॉट आई भी 0 होगा। तो ये सब गए, तो बचे कितने टर्म है? सिर्फ 3 टर्म। ये आई डॉट आई कितना है? 1, जे डॉट जे भी कितना होता है बच्चों? 1, और के डॉट के भी 1 होता है। तो ये रिजल्ट जो आपके पास आएगा कंपोनेंट फॉर्म का, वो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ बी प्लस, ये आई डॉट आई तो 1 हो गया तो लिखने की जरूरत है नहीं, और ए वाई बी वाई जे डॉट जे भी 1 हो गया, लिखने की जरूरत है नहीं, और के डॉट के भी 1 हो गया, तो ए जेड बी जेड। तो कंपोनेंट फॉर्म में जो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, कभी भी आपको करना है तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब बार बार आपको करना नहीं है, आप तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, दोनों के x कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, दोनों के y कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, दोनों के z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, और तीनों को जोड़ दो डायरेक्टली। और देखो बच्चों, इसमें जब आपने कंपोनेंट फॉर्म में किया है तो कोई भी i j k का टर्म नहीं आया है। i j k का टर्म नहीं आने का मतलब क्या है? कि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट। तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म भी समझ में आया होगा। तो डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना? और अगर आप देखें तो ये बहुत आसान होता है ना, ये तो मैंने आपको बताया पूरा सॉल्व करके, लेकिन लगाना ये है आपको फाइनली, दोनों के x कंपोनेंट का मल्टीप्लाई, y कंपोनेंट का मल्टीप्लाई, z कंपोनेंट का, और बीच में प्लस साइन, या अगर मल्टीप्लाई में नेगेटिव आ जाए तो बीच में नेगेटिव साइन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो जैसे मान लो आपको ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और आपको बी वेक्टर दिया है बच्चों 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और आपसे बोला है कि भाई बताओ a डॉट बी का क्या होगा आंसर। तो सॉल्यूशन बताना, a डॉट बी करना है। तो a डॉट बी क्या होगा बच्चों? अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। देखो इसका x कंपोनेंट और इसका x कंपोनेंट, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 6 आ गया, फिर इसका y कंपोनेंट इसका y कंपोनेंट, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 आ गया। अच्छा प्लस है तो बीच में प्लस साइन लगा दो, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 तो -5 आएगा, तो यहाँ पे बीच में अब माइनस लगाना पड़ेगा। तो 6 + 6 12 और -5 7, तो देखो रिजल्ट आपका 7 आ गया। अब जो भी यूनिट्स हो उस यूनिट्स में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 7 यूनिट्स आंसर आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, और कंपोनेंट फॉर्म में बहुत आसान होता है डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट के हमने 8 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और देखो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, बड़े ही, जो अब ये लास्ट के जो पॉइंट्स है बड़े ही इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पर आपको बहुत काम आएंगे, है ना। तो देखो आपका जो 9th वाला पॉइंट है उसको लिखा जाएगा कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर, component of one vector in the direction of other vector। कभी भी आपको कोई एक वेक्टर दिया जाए और कोई दूसरा वेक्टर, 2 वेक्टर दिए गए और आपको बोला जाए कि किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट बताओ भाई आप, तो दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, तो आप उनको कैसे निकालेंगे? तो देखो हमें तो ये पता है भाई कि ये अगर आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो इसका जो ये कंपोनेंट है ए की डायरेक्शन में, अगर मैं आपसे बोलूं कि कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना बच्चों। तो हम कैसे निकालेंगे कंपोनेंट? तो इसका जो ये कंपोनेंट होता है ये कितना होगा? ये कंपोनेंट प्रोजेक्शन ये बी कॉस थीटा होगा, जिसके साथ थीटा जुड़ा होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है बच्चों? बी कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे समझ गए कि जो बी का कंपोनेंट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं बी, और नीचे मैं ए लिख देता हूँ। ए का मतलब क्या है? कि कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इसका मतलब ये है। तो बी
इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो वो बच्चों कंपोनेंट का वैल्यू क्या आया, बी कॉस थीटा, है ना, बी कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो बी कॉस थीटा है, कई बार आपको थीटा पता नहीं होता है, जैसे कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो कॉस थीटा नहीं पता है, तो फिर क्या करोगे आप, तो मैंने अभी आपको सिखाया था पहले कुछ पॉइंट में कि कॉस थीटा को कैसे निकाला जाता है, एंगल कैसे निकाला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि ए डॉट बी वेक्टर किया करें और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दिया करें ए इंटू बी का, तो आपको कॉस थीटा मिल जाया करेगा। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो देखो क्या मिलेगा, बी इंटू ए डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी था ही, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आपका b का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ a का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली, अगर आपको एंगल नहीं भी पता हो तो डायरेक्टली आप b का कंपोनेंट a की डायरेक्शन में निकाल सकते हो। तो याद रखिएगा, जब आप b का कंपोनेंट a की डायरेक्शन में निकालोगे तो नीचे कभी भी b का मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, हमेशा जिसकी डायरेक्शन निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड आता है, मतलब a। वैसे ही आप a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन में निकालो, अगर आप a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन में निकालोगे तो ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट ही रहेगा, बट अब किसकी डायरेक्शन में आप निकाल रहे हो, b की डायरेक्शन में, तो नीचे जिसकी डायरेक्शन निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड मतलब b। तो ये बच्चों याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत काम आएगा आगे चलकर। तो कभी भी आपको किसी भी वेक्टर का किसी भी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना हो तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर दें जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से। तो आई होप क्लियर है। अच्छा, ये जो है ये तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, कंपोनेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, लेकिन अगर हमें इस कंपोनेंट की डायरेक्शन बतानी है तो कैसे करेंगे, जैसे आपसे बोला गया कि कंपोनेंट ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ a इन वेक्टर फॉर्म, तो उसका वेक्टर कैसे बताओगे बच्चों। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे हम a से निकाल लेते हैं, तो जैसे अभी आपको बताया यहाँ पे कर लेते हैं। देखो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे बच्चों जैसे मान लो आपका a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन में उसका वेक्टर बताओ, यानी कि a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन में उसका वेक्टर, तो ऑब्वियसली बात है उसका मैग्नीट्यूड तो ये हो गया a डॉट b डिवाइड बाई b, और उसकी डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वो अलोंग द कंपोनेंट किसके अलोंग है बच्चों, b की डायरेक्शन के अलोंग है, तो b के डायरेक्शन के अलोंग अगर कंपोनेंट है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे b का यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। भाई मैग्नीट्यूड तो ये पता है, और किसी भी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ वेक्टर बनाना होता है तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट वेक्टर का, ये हमने सीखा हुआ है। तो b यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे a डॉट बी वेक्टर तो किया और इसके मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर आप कौन सा वेक्टर करोगे बच्चों, b वेक्टर डिवाइडेड बाई आपका b का मैग्नीट्यूड, और b यूनिट वेक्टर को b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिख रहे हो और यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड था ही, तो यहाँ पे ये b स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चों। तो कभी भी आपको किसी भी कंपोनेंट को किसी दूसरे वेक्टर में, वेक्टर की डायरेक्शन में अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप a डॉट b करें और मल्टीप्लाइड बाई b वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्केलर बन जाएगा तो स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड बाई b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। तो बच्चों ये याद रखिएगा आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यही चीज अगर आप इसमें लिखेंगे b का कंपोनेंट a की डायरेक्शन में उसका वेक्टर फॉर्म, तो ये भी ऐसा हो जाएगा a डॉट b का तो डॉट प्रोडक्ट होगा ही, लेकिन ये b वेक्टर अपॉन b स्क्वायर आता है, ये जिस डायरेक्शन में हमें निकालना वो वाला है, तो यहाँ पे a की डायरेक्शन निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका कंपोनेंट का वेक्टर फॉर्म है। तो कुछ भी पूछ ले आपसे, आप सब इन फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप प्रोसीजर सीख लो कि कैसे निकालना है, तो आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। वहीं पे आप डायरेक्टली निकाल भी सकते हो अगर फॉर्मूला ना याद हो, और अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी चीजें। तो इसको देख लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये वाला पॉइंट भी हमने कवर कर लिया, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको बन जाएंगे ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट, वो भी पूछा जाता है बहुत बार, तो ये जो है इसकी है, आप पॉइंट को लिख सकते हो कंपोनेंट। जैसे अभी हमने जो कंपोनेंट निकाला वो हमेशा
प्रोजेक्शन वाला निकाला, मतलब एक का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। लेकिन ऐसा भी तो पूछ सकता है कि भाई ऐसा कंपोनेंट बताओ जो ए डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में हो। मतलब एक तो आपका कंपोनेंट हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर और एक कंपोनेंट हो गया आपका इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो वो अब निकालना है, वो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, component of a vector in the normal direction, in the normal direction of other vector, in the normal direction of other vector, है ना। तो ये भी हम जरा जल्दी से निकाल के देख लेते हैं। तो देखो ये आपका ए वेक्टर है ही, डायग्राम अगर हम बनाए, और ये आपका बी वेक्टर है ही। अब बच्चों इस बी वेक्टर का एक कंपोनेंट तो ये कर लिया था आपने जो अलोंग था, लेकिन एक कंपोनेंट और है इसका जो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल डायरेक्शन टू द अदर वेक्टर है, मतलब ए के नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये आपका ये जो अलोंग द ए डायरेक्शन था, ए और बी के बीच का एंगल थीटा, ये वाला जो था इसको हमने बोला था कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ए। तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए। तो मैंने ए परपेंडिकुलर लिख दिया है ना, बी ए परपेंडिकुलर। तो इसको हम रीड करेंगे, बी का वो कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बी विच इज अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन टू द ए वेक्टर, इसलिए परपेंडिकुलर साइन मैंने लगा दिया। और जब मैं परपेंडिकुलर साइन नहीं लगा रहा हूं तो इसका मतलब मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वाले कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। तो ये दो कंपोनेंट है बच्चों। अब आपको याद होगा जब हमने कंपोनेंट सीखा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब आप दो कंपोनेंट करते हो इसके, तो इन दोनों कंपोनेंट का जो सम है वही तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बी है। मतलब जब आपने बी को तोड़ा दो कंपोनेंट में, तो दो कंपोनेंट जुड़ेंगे तो वापस से क्या दे देंगे, बी वेक्टर। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दो कंपोनेंट है, अगर आप इनको वेक्टर एडिशन करो, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी विथ इन द डायरेक्शन ऑफ ए और प्लस वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ए, इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो ये बी वेक्टर ही देगा, वापस से रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा, दैट इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। तो बच्चों यहां से बी ए परपेंडिकुलर वेक्टर, बी ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा वो कितना आ जाएगा, इसको आप इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस वेक्टर कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, अलोंग द डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर ए, है ना बच्चों। तो अब इसको माइनस करना है। देखो इसकी वैल्यू तो आप पहले ही निकाल चुके हो, ये दिखी हुई है, ये ऊपर हमने पहले ही निकाली हुई है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका बी ए परपेंडिकुलर, बी ए परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, वेक्टर विच इज इन द नॉर्मल डायरेक्शन टू द ए, उसका आंसर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर आपने पहले ही निकाला है, दैट इज ए डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप चाहो तो वो वेक्टर भी आप निकाल सकते हो जो ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, बी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। वैसे ही आप चाहो तो ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी से परपेंडिकुलर, तो ए वेक्टर का बी के नॉर्मल जो कंपोनेंट है, ए वेक्टर का बी के नॉर्मल, ये बी के नॉर्मल वाला कंपोनेंट है जिसको हम ए वेक्टर बी के नॉर्मल वाला कंपोनेंट बोल रहे हैं। तो इसको क्या लिखोगे, जहां बी है वहां ए रख दो, तो ऑब्वियस सी बात है, और जहां ए है वहां बी कर दो। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये दोनों आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो किसी भी वेक्टर का आपको कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालना है, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो हमेशा याद रखेंगे कि उस वेक्टर से जिसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं उस वेक्टर से माइनस कर देना आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई जिसके नॉर्मल निकालना है ए वेक्टर डिवाइड बाई उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये लास्ट के दो पॉइंट्स ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये पॉइंट्स यूज होते हैं तो बच्चों से सवाल नहीं बनते हैं।
लेकिन अगर आपको सही से समझ में आए हैं और आपने सही से सीखा है, घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो तो बहुत आसानी से आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, उसकी वैल्यूज दी हैं। तो ये 2i कैप जे कैप 3k कैप, वैसे आई कैप -2j कैप प्लस k कैप। अब ये बोला गया है कि ए और बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हैं ईच अदर के, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा आप सोचो। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचें तो ए की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि आपको पता है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आंसर क्या होता है बच्चों, 0। जब ए डॉट बी करोगे आप तो एक्चुअली में ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस दोनों के बीच का एंगल, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90। तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ए डॉट बी तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट कर ही सकते हो, ये तो बड़ा आसान है, ये हमने निकालना सीखा है। आई वाले का मल्टीप्लाई आई के साथ कर दो तो 2 इंटू 2, और जे वाले का जे के साथ कर दो तो 1 - 2, तो ये -2 बचेगा, और के वाले का के साथ कर दो तो 3 इंटू ए, तो ये +3a बचेगा, इज इक्वल टू बच्चों 0। तो 2 और 2 भी कट गया तो 3a बिकम्स 0, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप a की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो, है ना। अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों आपको दो वेक्टर दिए गए, एक वेक्टर है आपके पास a वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस, ऐसे लिख लो j कैप प्लस 3k कैप, है ना, यहाँ j कैप ऑन लिए मैंने पहले लिख दिया था, एंड b वेक्टर दिया है आपको i कैप -3jk कैप j कैप और प्लस k कैप, और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो a और b वेक्टर के बीच का आपको एंगल निकालना है, तो जल्दी से बच्चों सॉल्व करके बताओ। ये बच्चों ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बड़ा ही आसान फिर से क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं वो आपको बता देता हूँ जल्दी से। दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो आपको तो पता है डॉट प्रोडक्ट में कि अगर आप ऐसा करो ए डॉट बी वेक्टर तो इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था एक पॉइंट वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा था कि कभी भी एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट से आसान होता है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, √2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9। तो 9 प्लस 1 10 14, तो ये हो जाएगा √14। वैसे ही आप b का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, तो b का x कॉम्पोनेंट 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 -3 का स्क्वायर प्लस 9 और 1 का स्क्वायर फिर से 1, तो ये आ जाएगा √11। यहाँ पे आप पुट कर दो तो a डॉट b करो तो इसका x कॉम्पोनेंट और इसका x कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करो i वाले के i के साथ, तो ये 2 इंटू 1, तो बच्चों 1 हो जाएगा प्लस 1 इंटू -3, तो यहाँ पर -3 लिखना चाहिए, और ये प्लस 3 इंटू 1, तो ये प्लस 3 आ जाएगा, है ना बच्चों, सॉरी 2 इंटू 1 2 आएगा ना, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 आएगा, और ये 1 इंटू -3 तो -3 आ गया, और 3 इंटू 1 3 आ गया, डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड √14 है और बी का मैग्नीट्यूड √11 है, तो 3 - 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 डिवाइड बाई √14 मल्टीप्लाइड बाई √11। अच्छा ये तो कॉस थीटा आया, लेकिन हमें तो सिर्फ थीटा चाहिए था, तो कॉस को उधर ले जाओ, तो थीटा कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स 2 अपॉन √14 √11। इसके बाद आप सोचेंगे सर बुक में इसका आंसर दिया रहता है, तो बुक वालों को लिखने दो, वो लोग तो कैलकुलेटर यूज करके लिख देते हैं, हमारे पास एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा, तो ऐसे आंसर को सॉल्व करने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दिया जाए, यही आपका आंसर है ना। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं जल्दी से, फिर आप लोग सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है
इसमें बोला गया है a force of 7 I cap plus 6 k cap Newton makes a body move on a rough plane, makes a body to move on a rough plane with a velocity of 3 j cap plus 4 k cap meter per second. Full stop. Calculate the power in watts. तो क्वेश्चन है बच्चों, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसका सॉल्यूशन क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि आपको बेसिकली ये सॉल्व अगर नहीं हुआ है तो इसका कारण ये है कि आपको ये नहीं पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। एक्चुअली पावर, फोर्स और वेलोसिटी में रिलेशन होता है, वो वर्क एनर्जी पावर में हम पढ़ेंगे। इसका रिलेशन ऐसा है, जब भी आपको पावर निकालना हो, फोर्स और वेलोसिटी दिया है तो पावर लिखा जाता है, इसको इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं ना बच्चों। तो ये होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस पावर कैसे है, ये फॉर्मूला कैसे आता है। जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे ना तो ये इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे वहां पर। तो फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर आपको पावर देता है। तो ये बच्चों फॉर्मूला है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है मैकेनिक्स में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि एफ डॉट वी तो करना है बच्चों। एफ वेक्टर हमें पता है, एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर की वैल्यू 7 आई कैप, उसमें जे कैप है ही नहीं तो प्लस 0 जे कैप लिख लो और 6 के कैप। वैसे ही आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका आप देखो तो ये 3 जे कैप हो गया और प्लस 4 के कैप है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, इसमें आई कैप तो है ही नहीं तो 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना, ऐसे लिख लेते हैं। अब आपका जो पावर है बच्चों वो एफ डॉट वी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 आ गया, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 0 आ गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 24 आ गया। और जब ये न्यूटन में होगा, ये मीटर पर सेकंड में होगा तो आंसर वॉट्स में आता है। तो आंसर आपका वॉट्स में, क्योंकि ये न्यूटन है, मीटर पर सेकंड है। तो पावर आ गया आपका 24 वॉट्स। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो अगर आपसे नहीं बना तो आप टेंशन मत लो, आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, ये हम आगे चलकर वैसे भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको फोर्स वेक्टर दिया गया है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया गया है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन कितना होगा। तो जब मैंने आपको अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। ये आगे चलकर अभी हम देखेंगे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों दिया है, डॉट प्रोडक्ट ही करना है। तो डॉट प्रोडक्ट करना तो बड़ा आसान है, -1 इंटू 2, तो ये बच्चों -2, जे वालों को मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 1 तो ये +2 हो गया, और 3 इंटू 1 तो ये +3 हो गया। 2 और 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 3 जूल्स, है ना बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको डॉट प्रोडक्ट करना है सिंपली, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोला गया इफ वेक्टर्स p vector comma q vector and r vector have magnitudes 5, 12 and 13 units, and p vector plus q vector is equals to r vector. तो comma find the angle between
फाइंड द एंगल बिटवीन क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो क्यू वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का आपको एंगल चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन था, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। पी क्यू आर तीन वेक्टर हैं, ए मैग्नीट्यूड दिया है और आपका पी प्लस क्यू आर फॉलो कर रहा है, एंगल बिटवीन क्यू एंड आर चाहिए। तो ये हो गया आपका पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। कभी भी ऐसा सवाल आए ना बच्चों, सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए कि जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए, जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, उनको एक साइड लिखना चाहिए। जैसे हमें क्यू और आर के बीच में लिखा है, तो ये दो, एक एलएचएस में एक आरएचएस में, इनको आप एक साइड ले जाओ, किसी भी साइड ले जाओ, बट एक साइड ले जाओ, है ना। तो आप चाहो तो ऐसा कर लो, क्यू को उधर ले जाओ, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। हमेशा ये किया करो, जब भी किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा हो, उनको एक साइड ले लो आप। तो क्यू को और आर को मैंने एक साइड ले लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड दिया है, तो मैग्नीट्यूड हमें बनाना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कैसे बनाए। तो हमें ये पता है कि अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट कर दो, किसी भी वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट कर दो, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है। तो मैं यहाँ पे पी वेक्टर है, तो एलएचएस में पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पी के साथ कर देता हूं, कर सकता हूं ना। अगर मैंने एलएचएस में किया है, तो वही काम मुझे किस में करना पड़ेगा बच्चों, आरएचएस में। तो आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर करना पड़ेगा, लेकिन पी वेक्टर की वैल्यू तो ये भी लिखी जा सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर भी कर सकता हूँ। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मैंने दोनों साइड पी वेक्टर का ही किया है, लेकिन आरएचएस में मैं पी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो मैंने पी वेक्टर को वैसे लिख दिया। अब आपको पता है कि मैंने डॉट प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि दो सेम वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है, यानी कि ये पी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर है, इज इक्वल्स टू। अब इसको आप ब्रैकेट को ओपन करो जरा, तो आपको ये मिलेगा बच्चों आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना, ये भी बताया था। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ओपन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पर बीच में माइनस साइन, ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, फिर बीच में माइनस साइन, और इन दोनों का होगा तो आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, है ना। ये क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर होगा, लेकिन कम्यूटेटिव होता है ना, तो मैंने पहले आर लिख दिया फिर क्यू लिख दिया, ताकि ये दोनों एक जैसे दिखाई दे। और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। फिर ये पी स्क्वायर तो है ही, आर डॉट आर जो होगा वो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा बच्चों, आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर हो जाएगा, है ना, 2 टाइम्स। और फिर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, प्लस क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, तो ये क्यू वेक्टर का स्क्वायर। अब देखो मैग्नीट्यूड दिया है, पी का मैग्नीट्यूड 5 है, क्यू का मैग्नीट्यूड 12 है, और आर का मैग्नीट्यूड 13 है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, पी का मैग्नीट्यूड 5, तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू आर का मैग्नीट्यूड है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 169 ना, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, माइनस इसको ऐसे लिख देते हैं 2r वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, और प्लस क्यू वेक्टर का, तो क्यू है 12, तो उसका जो सम होगा बच्चों वो हो जाएगा 144, है ना। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी भाई, है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से सॉल्व कर लेना इसको। तो यहाँ से आप इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2r वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, और 25 को उधर ले जाओ, तो 169 प्लस 144 माइनस 25, है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व इसको कर लेंगे। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों, इन दोनों को सम करो और 25 को माइनस करो, तो आई थिंक ये 288 आ जाएगा, है ना। सॉल्व करके देखेंगे, तो इनको ऐड करो, इसको माइनस करो, तो 288 आ जाना चाहिए, ठीक। तो ये इसकी वैल्यू आ गई बच्चों। अब क्या है देखो कि ये तो r डॉट क्यू वेक्टर आ गया, r डॉट क्यू वेक्टर क्या आ गया बच्चों, देखो आप, तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास 288/2, है ना, डिवाइड बाई 2 हो गया, 2 नीचे आ गया।
अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, आर का मैग्नीट्यूड, क्यू का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये थीटा है जो आर और क्यू के बीच का एंगल है, क्योंकि आर डॉट क्यू मिल गया ना, तो जो थीटा आता है वो डॉट प्रोडक्ट के, जिन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है उनके बीच का एंगल है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड क्यू वेक्टर विच इज इक्वल टू 288/2। और आर और क्यू का मैग्नीट्यूड पता है आपको 12 एंड 13, तो वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा बच्चों आपका 288 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर का मैग्नीट्यूड 13 मल्टीप्लाइड बाई क्यू का मैग्नीट्यूड 12। अब आप इसको सॉल्व कर लो फर्दर, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा सब कुछ, और ये 12/13 बचेगा, 12/13 बचेगा, 24 से डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स, है ना। तो आप करके देख सकते हैं। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, फाइनली जो एंगल बिटवीन द आर एंड क्यू वेक्टर है उसका एंगल आ जाएगा cos इनवर्स 12/13 विच इज अवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, आपको बोला गया है कि ए और बी जो है वो सी वेक्टर के बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। तो आपको प्रूफ करना है कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है। हालांकि ये 90 डिग्री वाला रिजल्टेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है ना तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, लेकिन फिर भी इसको प्रूफ करना है तो ये प्रूफ हो जाता है डॉट प्रोडक्ट से, है ना। वहां पे हमने पैरेललोग्राम लॉ से किया था, उसकी कंडीशन निकल के आई थी। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से प्रूफ भी किया जा सकता है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो आपको तो ये पता है कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है। अब ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, वो 90 डिग्री चाहिए, तो जिनके बीच का एंगल चाहिए होता, मैंने अभी आपको बताया, वो एक साइड होने चाहिए। तो इसमें ऑलरेडी एक साइड है तो उनको टेंशन लेना ही नहीं है। फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड बनाने के लिए आपको उन्हीं वेक्टर्स का सम करना, मतलब डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप आरएचएस में सी डॉट सी वेक्टर करेंगे, तो एलएचएस में भी आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी वेक्टर का, बट सी वेक्टर तो ए प्लस बी के बराबर ही है, तो यहाँ पे भी आप ए प्लस बी वेक्टर लिख सकते हो इस तरीके से। तो देखो बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरा उसको ओपन नहीं करूंगा ब्रैकेट, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस बच्चों ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बचेगा, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलो तो वो 2 टाइम्स आ जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस यहाँ से बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे सी डॉट सी, तो ये सी का स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, तो इसको ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और आपको कंडीशन दी है सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है बच्चों, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं हम, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 0, तो 2a डॉट बी 0 हो गए, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया बच्चों 0। और आपको पता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर होगा और समझ में आएगा इस टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, शो दैट द वेक्टर्स ए बी सी, है ना, वैल्यूज दिए 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस 3j j कैप प्लस 5k कैप, c वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको बताना ये तीनों वेक्टर मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको तो ये पता ही है, अगर हम तीनों के मैग्नीट्यूड से देखें तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है तो कोई एक हाइपोटेनिस रहा है, बाकी परपेंडिकुलर बेस रहा है, तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भाई ये रिलेशन पाइथागोरस का लगना चाहिए, तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया बच्चों √14। वैसे बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप, √1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों
10 + 25 √35 है ना। और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस जे का स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट 1 है, प्लस 16 है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 + 16। तो बच्चों देखो ये √19 आ जाएगा है ना। आई थिंक 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4, जे कैप 1 और -4 का स्क्वायर तो डेट इज 16। तो 16 + 4 सॉरी 21 आएगा ना, √21। मैंने 19 लिख दिया गलती से, √21 आएगा। 16 + 4 20 और +1। अब आप देखो यहां से ऐसा प्रूफ हो रहा है कि ये जो बी स्क्वायर है, बी का स्क्वायर किसके किसके बराबर है, इसके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर का सम, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये बात तो तय हो गई कि जो बी वाला वेक्टर है वो आपका हाइपोटेन्यूस है, ए वाला वेक्टर आपका बेस रहा होगा या परपेंडिकुलर रहा होगा, वो एंगल पे डिपेंड करता है, और सी भी वैसी है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये आपका ए वेक्टर रहा है, ये आपका सी वेक्टर रहा है, और इसका जो हाइपोटेन्यूस है अपोजिट डायरेक्शन में वो आपका बी वेक्टर रहा है, तभी इसके रिजल्टेंट के बराबर है। और ए और सी में जो एंगल है बच्चों वो 90 डिग्री है। अब अगर 90 डिग्री है ही तो उसको आप दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हो कि सी और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर करके देख लो। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर तो 3 × 2 तो ये हो जाएगा बच्चों 6, -2 × 1 तो ये हो जाएगा बच्चों कितना -2 × 1, और यहाँ पे 1 × -4 तो 1 × -4 कर दो भाई तो -4 आ गया, मतलब ये 6 - 6 आ गया विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, प्रूफ हो गया। तो इस ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर वेक्टर है और पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूफ हो रहा है। हेंस आप बोल सकते हो कि ए बी सी वेक्टर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है। तो इसमें बोला गया है कि अ पॉइंट पी लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। तो आपके पास सबसे पहले तो प्लेन बना लो, बोल दिया उसने एक्स वाई प्लेन है। तो ये आपका जो प्लेन है वो एक्स हो गया, और ये जो आपका प्लेन है वो वाई प्लेन हो गया। तो ये आपका बच्चों एक्स वाई प्लेन हो गया है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, उसने ये बोला है कि एक पॉइंट है P, कोई भी पॉइंट है जो वेक्टर दिया R, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x और y, मतलब कोई पॉइंट होगा P, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है, और उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा है, मतलब पोजीशन वेक्टर दिया है। तो ऐसा वेक्टर डायरेक्टेड है जो ओरिजिन से आपका इस पॉइंट पे लाई करता है, पोजीशन वेक्टर ना बच्चों। तो ये पोजीशन वेक्टर जो है ये R वेक्टर, और R वेक्टर आपको पता ही है, R वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है पोजीशन वेक्टर, तो x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट j कैप, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। और उसने ये भी बोला है कि ये जो x एक्सिस है इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो x पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये भी उसमें दिया गया है ना। तो रेडियली डायरेक्टेड वेक्टर r वेक्टर x i कैप y j कैप मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, तो x एक्सिस के साथ एंगल थीटा है। फिर आपसे बोला कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, मतलब आई आर कैप निकालना है, यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो भाई यूनिट वेक्टर तो पता है हमें, तो इसी की डायरेक्शन में, आर वेक्टर की डायरेक्शन में जो आपका एक यूनिट वेक्टर है उसको फाइंड आउट करना है, मतलब आई आर कैप निकालना है, ये उस सवाल में पूछा गया है। फिर दूसरा बार ये बोल रहा है कि एंड अ वेक्टर आई थीटा वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब ये भी यूनिट वेक्टर है, विच इज नॉर्मल टू द आई आर वेक्टर, मतलब आई आर कैप। तो जो आपका यूनिट वेक्टर किसके अलोंग है, आर वेक्टर के अलोंग है, उसके परपेंडिकुलर, उसके नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जिसको आई थीटा कैप बोला गया है, आई थीटा कैप। तो ये भी फाइंड करना है। तो आपको दो यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने, एक अलोंग द आर वेक्टर तो आई आर कैप, और एक परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर आई आर यूनिट वेक्टर है ना, which is called as यूनिट वेक्टर, मतलब आई थीटा वेक्टर। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया
कि कौन सी चीज हमें निकालनी है, पहली बात तो है ना। और ये दोनों ही वेक्टर एक्स वाई प्लेन में ही है, मतलब इन दोनों वेक्टर का जो भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आएगा मतलब आई कैप और जे कैप में ही आएगा। तो आई होप ये क्लियर है। जेड के कैप नहीं आएगा क्योंकि ये जो दोनों यूनिट वेक्टर है ये भी एक्स वाई प्लेन में। तो चलिए अब कैसे सॉल्व करते हैं। देखो आई आर यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर है वो तो बहुत आसान है निकालना। आपको आर वेक्टर तो दिया ही है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन निकालना है ना। और यूनिट वेक्टर क्या होता है वो हम जानते हैं। तो फर्स्ट जो हमें निकालना है आई आर यूनिट वेक्टर, ये तो बड़ा आसान है, ये तो आर वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो हम इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड है ना। तो बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो आर वेक्टर क्या हो जाएगा एक्स बाई आर आई कैप प्लस वाई बाई आर जे कैप, है ना। अब इसको आप निकालने के लिए इसको आप थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हो, एक्स अपॉन आर आई कैप और वाई अपॉन आर जे कैप को। कैसे देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आर वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट है जिसके साथ थीटा जुड़ा हुआ है, तो ये बच्चों आर कॉस थीटा होता है, आर कॉस थीटा हुआ, मतलब ये जो एक्स है वो कुछ नहीं, वो आर कॉस थीटा है। और वैसे ही इसका जो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू ये है जिसके साथ थीटा अटैच नहीं है, तो वो कौन सा है बच्चों, वो है आर साइन थीटा, वो आर साइन थीटा है ना। यानी जो y की वैल्यू है वो आर साइन थीटा है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x को लिख सकते हो आर कॉस थीटा डिवाइड बाई आर का मैग्नीट्यूड, तो ये आर और आर कैंसल, आई कैप प्लस y को आप लिख सकते हो आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर जे कैप, तो यहां से भी आर और आर कैंसिल। तो देखो बच्चों यहां से आपको आई आर यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग द आर वेक्टर वो आपको मिल गया। वो कितना मिला, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो बच्चों ये एक रिजल्ट मिल गया आपको। तो हमने आई आर वेक्टर निकाल दिया, आई आर यूनिट वेक्टर निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ थीटा, दैट इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि हमने आई आर कैप कैसे निकाला। ठीक, अब बारी आती है क्या निकालने की, कि इसके परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर मतलब आई थीटा कैप, ये निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे देखो, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अब आई थीटा निकालना है। तो अब आपको पता है बच्चों कि ये आई थीटा कैप है, तो इसका एक वाई कंपोनेंट होगा और एक इसका बच्चों एक्स कंपोनेंट होगा। इस तरीके से होगा ना। आप मान लो कि इसका एक्स कंपोनेंट अल्फा है और इसका एक्स कंपोनेंट बीटा, वाई कंपोनेंट बीटा है। हम ऐसे मान लेते हैं, कोई भी नंबर मान लेते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट अल्फा मान लेते हैं और वाई कंपोनेंट बीटा मान लेंगे, उसकी वैल्यूज निकाल लेंगे ना अल्फा और बीटा की। तो आपका जो आई कैप थीटा वाला यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू आई आर कैप है, उसका एक्स कंपोनेंट आप अल्फा मान लो, तो अल्फा आई कैप हो जाएगा, प्लस उसका वाई कंपोनेंट जो है वो बीटा मान लो, तो वो बीटा जे कैप होगा। अब अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लें तो आई थीटा कैप हमें पता चल जाएगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है ना भाई, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहला तो आप ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो। देखो दो वेरिएबल्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहली इक्वेशन तो देखो ये दोनों परपेंडिकुलर कहे गए हैं, परपेंडिकुलर यानी आई थीटा कैप और आई आर कैप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो जीरो होना चाहिए क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। क्योंकि हमें ये पता है कि आई थीटा कैप इज परपेंडिकुलर टू आई आर कैप, तो इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट आई आर डॉट आई कैप थीटा, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, जीरो, क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स बिकम जीरो। तो आप एक काम करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो इसका देखो आई का जो वो है कंपोनेंट वो कॉस थीटा, इसका अल्फा है, तो आई आर डॉट ये करोगे तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हो जाएगा अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दिया तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से अगर आप देखो तो ये उधर चला जाएगा तो बच्चों माइनस में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा साइन थीटा।
और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर अल्फा अपॉन बीटा का रेशियो यूज हो कहीं पे, तो अल्फा अपॉन बीटा का जो रेशियो है बच्चों वो है माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अल्फा को बीटा के टर्म्स में लिखना है तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और उसको आप चाहो तो टेन थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है अभी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां तक हमें एक वैल्यू, मतलब इन दोनों में एक रिलेशन तो आ गया, तो ये इक्वेशन नंबर 1, तो एक इक्वेशन मिल गई बच्चों। अब हमें दो वेरिएबल्स हैं, तो आपको पता है दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए कम से कम, तो एक इक्वेशन और चाहिए। अब एक इक्वेशन कहां से आएगी, तो देखो बच्चों ये जो फाइनली आई थीटा है, ये है तो यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो यूनिट होगा, तो इसके मैग्नीट्यूड को 1 के इक्वेट कर दो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, मतलब रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस रूट ओवर बीटा स्क्वायर। तो ये जो आई थीटा का मैग्नीट्यूड है ये किसके बराबर होना चाहिए, 1, है ना। इस कंडीशन को उपयोग कर लेते हैं अपन। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने 1 के इक्वल कर दिया। अच्छा स्क्वायरिंग करो दोनों साइड, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तब भी 1 ही आएगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद देखो अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा ये है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारी जो वैल्यूज है वो बीटा के टर्म्स में आ जाएंगी और बीटा निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो जल्दी से आप इसको पुट करो, तो इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस क्योंकि स्क्वायर करें तो माइनस हट जाएगा, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर बच्चों ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो आप ध्यान से देखो, तो बीटा स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, और अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम है तो यहाँ पे 1 बचा था, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इज इक्वल्स टू 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बच्चों 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा वहां चला जाएगा, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों कॉस थीटा। देखो बीटा की वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही बीटा की वैल्यू मिलेगी, आप यहां से इस वाले रिलेशन से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, माइनस बीटा साइन, इक्वेशन 1 से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बीटा की वैल्यू आप अप्लाई कर दो, तो बीटा की वैल्यू कॉस थीटा है, तो माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा कैंसल, तो अल्फा की वैल्यू भी आ गई माइनस साइन थीटा। अब आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो आई थीटा कैप भी आपको मिल गया, तो आई थीटा कैप इज इक्वल्स टू अल्फा विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कॉस थीटा बच्चों, तो प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई थीटा कैप एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आई आर कैप। तो आई होप बच्चों आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा क्या पूछा गया है ना। और मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी में भी बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको सॉल्व भी करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा।